युवा मुंबई के अध्यक्ष जी आ चुके हैं, उनको गुजारिश करता हूं कि आप मंच पे आइए। आज यहाँ पर आगमन हुआ है और हमारे यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक्सपर्सन मीडिया में जो बेबाक आवाज उठाते हैं वालिद पठान साहब यहाँ मौजूद है। मैं उनका दिल से बात करती हूँ। सैयद मोइन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सैयद मोइन साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मुमरा के हमारे वजीर अजीज एमएन नेशनल स्पोक्सपर्सन वालिद पठान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, एक एमएन की सबसे मजबूत आवाज़ हमारे मोइन सैयद साहब, तमाम मेरे जितने भी पार्टी मेंबर जो मुख्तलिफ इलाकों से आए, भिवंडी से और पुणे से आए, हमारी बहनें आए, हमारी
मुंबई प्रेसिडेंट रिजवाना का मैं सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सी बातें थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं थोड़ा मेरे पर्सनल कुछ इशूज़ की वजह से, जैसा कि वाकिफ साहब ने कहा, मैं पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, अल्लाह उसे शिफा करे और वो जल्द वापस भी घर आ जाए। मैं यहाँ पर बहुत कम अल्फाज में भी अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ जमा हुए इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने, पूरा मुहर्रा उनका वेट कर रहा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे शहर को वक्त दिया, हमने उनसे टाइम मांगा, वो आज पूरा दिन हमारे शहर में दिया। और जिस तरीके से आप लोगों ने आज हम लोगों का साथ दे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरीके से रोड पे एक माहौल बना के रखा था, पूरा रोड जिस तरीके से पूरा शहर जाम था, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत एमआईएम के साथ और आप लोग एमआईएम के साथ है। मैं उसके लिए भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत कहना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी बातें मैं शहर के ताल्लुक से हालात आजरा में प्रोग्राम रखा गया है। मैं दुनिया के हालत तो ठीक, हिंदुस्तान के हालत तो ठीक, मैं शहर के हालत पर बहुत कुछ बोलना चाहता था। किस तरीके से आज हमारे शहर को लूटा जा रहा है, हमारे शहर में किस तरीके से हमारे ही कौम के बच्चे को कुछ यानी बाहर से आए हुए लोग उसके स्कूलों में पहुंच जाते और उनको मना करते थे कि हम उनको यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। अगर आप मुसलमान के बच्चे आपको पढ़ना है तो बोले आप मुमरा के वो हिस्से पे जाए, आप हमारे यहाँ गांव के हिस्से में नहीं आ सकते। किस तरीके से हालात है उस पर बोलना था, किस तरीके से हमारे शहर को बर्बाद किया गया, करप्शन किया गया। जो यहाँ के मौजूदा एमएलए उसने किस तरीके से 2009 से लेकर के अभी तक 7 इलेक्शन गुजरे, हमारे शहर को दिल लूटा। हमारे शहर में कुछ भी बुनियादी सहूलतें सही से हमें मुहैया नहीं करवाई, हमारे शहर को बर्बाद किया। उसके लोगों ने किस तरीके से हमारे शहर को लूटा, करप्शन किया। सब चीज़ें मैं खोल के रखना चाहता था ताकि फिर उसके बाद हमारे वगैरह आपको सब उसके ऊपर बता सकें, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से आज नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं वापस से हमारे साथ लोगों से टाइम मांगूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे शहर को वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोगों को जिस हालत में आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, हमको हर चीज़ के लिए रोका गया। हमने डोंगले ग्राउंड जो तनवर नगर में हमने वो अरेंजमेंट किया था, वहाँ परमिशन का इशू हुआ करके हम लोगों को लास्ट मिनट पे हम लोगों को वापस नूरबाग पे आना पड़ा और यहाँ पर प्रोग्राम करना पड़ा, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। तो ये के लिए काम मैं वापस से आपसे टाइम चाहूँगा कि आप शहर को टाइम दें, क्योंकि ये जो प्लेस बदली और किस तरीके से बदला तो बहुत कुछ मुझे डिफरेंट दिख रहा है। इसका जो लोग चाहते थे वो करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी मुमरा की आवाम ने जो आकर के यहाँ पर अपना मोहब्बत का सबूत तो दिया, लेकिन वो तादाद नहीं हम पूरा। मैं मेरी बातों को ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी जैसा मेरे भाई ने कहा यहाँ पर कि किस तरीके से सैफ पठान को बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं, मैं चाहता था तफसील से बताऊँ कि किस तरीके से जो यहाँ के मौजूदा एमएलए उसने किस तरीके से कोशिश बहुत अपने आप को बड़ा लीडर समझता और जिस तरीके से उसने कोशिश किया मुझे हमें हमारी पार्टी को हमारी टीम को डराने की कोशिश की, मुझ पे केसेस बनाए। उसने 2020 में मुझ पे पहला केस बनाया और उसके शहर के लोगों ने, उसके पार्टी के लोगों ने पूरे शहर में ये कहा कि 2020 में केस बना के अब सैफ पठान नहीं आने वाला, अब यहाँ पर पार्टी को कौन देखेगा क्या होगा। लेकिन मैं वापस पलट के आया, 2021 आया, फिर उसने मुझ पे दूसरा केस बनाया, फिर मुझे शहर से लॉकडाउन पीरियड में मुझे शहर से भाग जाना पड़ा मेरी बेल वगैरह के चलते। फिर मैं 25 दिन बाहर रहा, उस टाइम पे भी लोगों ने ये कहा कि अब सैफ पठान नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे लौटाया। 2021 में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तो उसने सत्ता में आ गया, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार में मिनिस्टर बन गया। तो मुझे बेगुनाह होने के बावजूद 2 ऐसे केस जिसके कोई मायने नहीं, जिसके कोई अटक चार्जशीट दाखिल है, मुझे शहर बदल करवा दिया। और उस वक्त तो उसने भी चैलेंज किया कि अब मैं इसको नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह की जात पे भरोसा था और मैं शहर में वापस पलट गया। 2022 में जब मैं शहर में आ रहा था मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म करवा के, तब भी उसका पेट नहीं भरा। अपने कुछ चेले चपाटों को
झूठा एक एफआईआर करवा के मुझे जेल पहुंचा दिया, मुझे 40 दिन जेल दे दिया, फिर भी मैं लौट के आया। तो मैं आज ये स्टेज पे उससे उस एमएलए को बोलना चाहूंगा कि तू सोना है और मैं लोहार हूं। तूने 2019 में पहला केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2020 में दूसरा केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2021 में मुझे तड़ीपार करवाया, मैं पलट के आया। तूने 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूंगा और तू पलट नहीं पाएगा। एक लोहार का और हमारे पार्टी के हमारे इंचार्ज अली साहब जिस तरीके से हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख लोगे कि इम्तियाज भाई एक ऐसे मुस्लिम एमपी है जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि हमारे एमपी है जो हमारे हक के लिए लड़ते हैं। आप देख लोगे 24 घंटा 24/7 आज कोई अगर रोड पे एमपी होने के बावजूद कोई अगर बिना चप्पल रोड पे निकल जाता मजलूमों के साथ उनकी आवाज बंद करके, तो मुझे फख्र है कि वो हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब है। और उनके नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह ताला एमएन मुंगला यहाँ पर मुंगला की टीम सिर्फ सैफ पठान नहीं, मुंगला का हर एक पर्सन, जावेद सिद्दीकी, शाह आलम भाई, शोएब डोगरे, जितने हमारे यंगस्टर भाई, मुशीर असद भाई, असलम भाई, नसीब भाई साहब इंशाअल्लाह उसी तर्ज को उनकी तरह आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जैसा मैं कह रहा हूँ इसे लौटाएंगे। इसके नगर से होकर इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब यहाँ से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। बस मेरी बात को बहुत कम वक्त है, इम्तियाज जलील साहब को सब सुनना है। मैं खुद मुझे कहता था कि वो 9 बजे से 10 बजे तक तकरीर कर, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बहुत कम वक्त बचा है। अभी इंशाअल्लाह ताला उन्हें सुनते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वापस से एक बड़ा जलसा रख करके इंशाअल्लाह एमआईएम मुंबई की टीम यानी आप लोगों के सामने आएगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपने अभी आज रैली हुई, हमारे 3-4 ऑफिसर्स नहीं ऊपर हुई, बाकी ऑफिसों पे हमारे एमपी साहब ने हम लोगों को हौसला बढ़ाया कि बाकी जो ऑफिसर है शहर में पूरे भी सब ऑफिसों को उन्होंने विजिट किया। आज भी वो जमीन पे रह करके कहीं पैदल चल करके, कहीं बाइक से, कहीं गाड़ी से, तो कहीं फिर पैदल चल करके वो पहुंचे, अपनी तबीयत खराब होने के बाद लोगों से मुलाकात की, अपनी मोहब्बत लोगों को दिखाई। मैं उसके लिए शुक्र और शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बातों को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह। बच्चे की तबीयत कुछ खराब है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बच्चों को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमाए और जल्द से जल्द साहब फिर से हमारे बीच में आए। हालांकि आज देश का तमाम ने देखा कि तरह से देश आगे जा रहा है, उल्टे एक तरफ एनडीए की सरकार है, बीजेपी ये वो सब, दूसरी तरफ ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म में मिलकर 28 वोटों की बना दिए पार्टी है। हम नहीं है दोनों में, क्योंकि हम मजदूरों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की आवाज है और जो मजलूमों के साथ, दलित भाइयों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ खड़े रहता है उनको इन पार्टियों की जरूरत नहीं होती, उनके सर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ होता है। हमारे सब अल्लाह है। चुनाव आ रहे हैं, बहुत से झिंगुर के बीच में भी निकल के आएंगे, आपके पास दुआएं लेंगे, अरे हमको आपके साथ ये किए, पूछना आपने 70 साल में हमारे साथ क्या किया। हमको बी टीम सी टीम बोलने वाले आज पूरी देश दुनिया देख रही है, खासतौर पे मुंबई की आवाम उपरा की आवाम देख रही है कि जो आज शिवसेना के साथ जाके बैठ गए वो हमको मीटिंग को शिवसेना के मुख्यमंत्री ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद शहीद किया, बहुत गर्व ऐसी सांप्रदायिकता ताकत जिसके पास है उसके साथ में जाकर आपके यहाँ के हल्के के जो मेंबर है, एमएलए है, उनकी पार्टी जाकर बैठी। मेरी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए इंसानी जज्बा कोई कुछ नहीं है, दीन धर्म ईमान कुछ नहीं है। देखते हैं भगवान को दुर्गा इंसान को क्या छोड़ेंगे। याद रखना ये बात है, चुनाव आपके सामने आएगा, चुनाव आएगा, बहुत वक्त है, अभी हम भी आएंगे आपके बीच में, काफी वक्त गुजारेंगे आपके साथ, बताएंगे उमरा के अंदर मजलिस ने क्या काम किया,
कुछ दिन पहले भी हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, आपने बड़े प्यार मोहब्बत से नवाजा, पुरुषियत के साथ आप आए, आपने सुना। मुझे उसके बाद में काफी लोगों के फोन आए, वालिद भाई वाकई में जो बोला सदर साहब ने बहुत जबरदस्त बोला, मैंने कहा बिल्कुल जबरदस्त बोलते। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा देखा यह गया है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट में, एक भी। तो क्या हम लोग कोई ऐसे सक्षम लोग नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं रखते कि जो जाकर लीडर बन सके, सदन के अंदर बैठ सके, देश के जो मसले मसाइल है उस पर बात रख सके? मगर नहीं है आज की तारीख में कोई। तो अगर जिस कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कौम आगे कैसे बढ़ेगी? सवाल ये पैदा है। आपके पास तो माशाअल्लाह काफी तादाद के अंदर है माइनॉरिटी, मगर फिर भी यहां से जीत दिए तो घड़ी, मगर घड़ी का बंद होने का वक्त आ चुका है। अब घड़ी आधा नहीं हुई, आधा इधर चला गया, आधे इधर, बाकी सब किसके पीछे किसी को नहीं पता। 6 महीने बाद क्या होने वाला है, पूरे हो जाएंगे, पूरे आएंगे, किसी को नहीं पता है। एक चीज पता है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जाकर की आज है, चुनाव तक इंशाअल्लाह उसके बाद के साथ खड़ी रहेगी। ये है मजलिस, ये वफादारी है मजलिस की। पार्लियामेंट में अभी महीना भर पहले एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। देखिए हमने तो हमेशा से डिमांड किया जॉब। वारिस भाई ने, सैयद मोइन साहब ने यकीनन एक बहुत ही संजीदा मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की जो फलस्तीन से ताल्लुक रखता है, इजराइल से ताल्लुक रखता है। वारिस पठान ने ये बताया कि कर्नाटक के अंदर एक नौजवान लड़के को के ऊपर FIR रजिस्टर किया गया है क्योंकि उसने कहा कि मैं फलस्तीन के साथ हूँ। मैं कर्नाटक की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़के की तरह इम्तियाज जलील भी फलस्तीन के साथ खड़ा है। और अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो कर्नाटक के उस बच्चे तक तो तुमने हाथ लगा दिए। अगर माँ का दूध पिए है तो इम्तियाज जलील तक पहुंच गया, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों में से है। हम इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों के साथ है। मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि बताओ ये फलस्तीन और इस्राइल का मसला क्या है। मैंने उसको बड़ी आसान भाषा के अंदर बताया। मैंने उसको ये बताया कि तू बड़ा ताकतवर है, तू बहुत ताकतवर है, तू हर रोज मेरे मुंह पे थप्पड़ मारता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, और मैं खामोशी से बर्दाश्त करता हूं, सहन करता हूं। 1 महीने से तू थप्पड़ मारता है, 1 महीने के बाद जब मेरी सटकती है और मैं दबा के तेरे को डॉक्टर डैन के थप्पड़ की गूंज देता हूं वापसी में, तो वो हाल आज फलस्तीन ने तेरा करके दिखाया है। वो हाल तेरा आज फलस्तीन ने करके दिखाया है। उन माओ की कैफियत सोचिए, उन फलस्तीन के उन माओ की कैफियत। ये लोग तो जानते ही नहीं है कि तुम्हारा हमारा इतिहास क्या है। रोज टीवी के ऊपर ये दिखाते हैं कि इस्राइल के साथ कौन है और फलस्तीन के साथ कौन है। अरे तुम हमारा इतिहास अगर जानते
अगर वो इतिहास तुम्हें पता रहता तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ता है कि यूएस किसके साथ है, यूके किसके साथ है, उनके साथ कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन फलस्तीन के साथ मेरा अल्लाह है। दोस्तों, टीवी के ऊपर जब आप देखते हैं, जब बच्चा तड़पता है मां की गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, लेकिन उस मां की आंख में आंसू नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं, जब बच्चा तड़पता है तो मां का कलेजा निकलता है, लेकिन जब मां तड़पती है तो जमजम निकलता है। जब मां तड़पती है तो जमजम निकलता है। यह इतिहास है हमारा। इसीलिए मेरे भाइयों, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हक के साथ भी अगर तुम खड़े रहे तो तुम्हें कैसे आज जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। कोई हैरानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है कि अगर इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल का साथ दे रहे, क्योंकि मोदी साहब जुल्म तुम्हें करने की आदत हो गई और जुल्म का साथ देने की तुम्हारी आदत हो गई, लेकिन हम इंसाफ के साथ खड़े थे और इंसाफ के साथ आगे भी पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। चाहे कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम डरने घबराने वालों की जमात नहीं है, हम डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है, अरेस्ट होने से हम डरते नहीं है। हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करना है करो, लेकिन हम हमारी जबान के ऊपर हम हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे भाइयों, मुझे आज यहाँ पर मुंब्रा में आया हूँ, मुझे आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर यकीनन बहुत खुशी हुई, लेकिन आज हमारे जितने जिम्मेदार हैं, शारम साहब हैं, सैयद पठान साहब हैं, शोएब साहब, जितने भी जिम्मेदार हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, अब इस बार मुंब्रा के अंदर कोई हम सेक्युलरिज्म का ठेका नहीं लिए हुए। इस बार मजलिस यहाँ पर झंडा लहराएगी इंशाअल्लाह, मजलिस यहाँ पर झंडा लहराएगी और तुम लोगों को साथ देना होगा, तुम लोगों को हिसाब चुकाना होगा, तुम लोगों को उनसे कहना होगा कि इतने साल तक तुम जैसा कहते थे मैं हम वैसा सुनते थे, तुमने जिसको कहा हमने उसको साथ दिया, लेकिन अब हमारे भी नुमाइंदे अगर मुंब्रा से नहीं जाएंगे तो फिर कहां से जाएंगे। मेरे भाई, मुंब्रा को क्या नाम दिया जाता है, मुंब्रा को किस नाम से पुकारा जाता है बाहर, आप जानते हैं। अपनी गैरत को एक मर्तबा ललकारो, एक मर्तबा अपने ज़मीर को जिंदा करो, एक मर्तबा हक के लिए खड़े रहो। हम नहीं आने वाले यहां से, हम अपनी लीडरी नहीं करने के लिए आए हैं। आपके लीडर आपके बीच में से ही हम पैदा करना चाहते हैं। अरे हमारी ये ख्वाहिश है, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तो शेर है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हम चाहते हैं कि हम जिले के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।